नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी दिल्ली में वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनावी डेट शीट आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को एक बार फिर इमोशनल करने की कोशिश की है। कल बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री आतिशी रोते हुए दिखाई दी थी। और आज आतिशी ने कहा है कि उनका सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। – 2025 में होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बीजेपी ने 5 फरवरी को अपने लिए लकी डे बताया है, तो आम आदमी पार्टी को अपनी मुफ्त बिजली पानी पॉलिसी के भरोसे फिर से सरकार बनाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि दिल्ली के लोग अब शीला दीक्षित युग को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इस बार दिल्ली में सबसे अधिक मतदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के लोग, दिल्ली के कामगार, दिल्ली के कारोबारी पूर्ण वेग से दिल्ली चुनाव में जुटेंगे और अपना समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, ऐसा साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बात साफ हो गई है कि इस बार दिल्ली की लड़ाई करप्शन बनाम इमोशन है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर शीश महल घोटाले का आरोप लगाकर घिर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्हें आवंटित सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। सीएम आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि आतिशी नौटंकी करने के बजाय पहले ये तय कर लें कि उनका मकान कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। आतिशी जी से मेरा निवेदन है कि रोज नौटंकी करने की बजाय इस मकान को लेकर के वो ये बता दें कि उनका मकान है कौन सा। इस बार दिल्ली में शीश महल का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से कैश कराने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ शीश महल समेत कई चुनावी मुद्दे बना रखे हैं, जिनमें शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, पानी की किल्लत, यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण का मुद्दा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी भी जारी है। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है, उनका कुंभ में आने का क्या मतलब है। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है। यहां उनका क्या काम जो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या?
उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम? हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड और थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल? प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए? केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाई क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 6 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और सनातन के अनंत युगों की जीवन यात्रा का महामेला शुरू होने वाला है। आस्था के इस महामेले को लेकर किस तरह राजनीति हो रही है, ये बात आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। मौलाना कौसर हयात खान ने जहां महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयान दिया, तो वहीं मौलाना बरेलवी ने तो महाकुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड का बता दिया, जिस पर अब साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर महाकुंभ के बहाने गंगा सागर से भेदभाव का बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी का कहना है कि एक ओर तो केंद्र सरकार जमकर महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर गंगा सागर मेले से दूरी बनाई हुई है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড। मौलाना कौसर हयात ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले बाबरी मस्जिद काशी मथुरा की बात थी, अब उन्होंने संभल भी जोड़ दिया। ये सिलसिला पता नहीं कहां तक चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर
जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इस बयान पर अब सियासत हो रही है। जिस महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से लेकर सदियों पुराने इतिहास तक में है, उसकी जमीन को लेकर वक्फ का दावा सिर्फ सरासर झूठ है, बल्कि बेहद बचकाना भी है। यही वजह है कि मौलाना रिजवी साधु संतों के निशाने पर हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। अगर यहाँ अफगानिस्तान से कंधार से जमीन लाया था, कोई जमीन लाया था, ये भारत की जमीन है, ये भारत की भूमि है, ये तपोभूमि है और भारत की भूमि पे कुंभ नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा। वहीं योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने महाकुंभ के लिए ऐसी तैयारी की है जैसी पहले कभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रयागराज में हो रहे कुंभ पर तारीफ की है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अगर बहुसंख्यकों को नीचा दिखाने का काम करेगी तो उसकी राजनीतिक स्थिति खराब हो जाएगी। इस देश की बहुसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों साल के हमारे संबंध है और अगर किसी को कुछ बात लगती तो न्यायालय सबके लिए है। हर बात को पॉलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस के लोग अगर मैदान में ला रहे हैं तो कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए होगी कि केवल एक ही वर्ग के वोट वो चाहती दूसरे वर्गों को कब तक नीचा दिखाएगी। ये कांग्रेस हिंदुओं को कब तक नीचा दिखाएगी। कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता हूं। दरअसल प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने वाला है और ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से भी इस महाकुंभ का संजोग 144 साल बाद आया है। ऐसे में महाकुंभ का ये महापर्व भव्य और दिव्य होने वाला है। जाहिर ये बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल में मुद्दे को, जहां संभल वाले मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। संभल में हिंसा की घटना को अखिलेश ने सरकार की साजिश बताया। उनका आरोप है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए यह घटना कराई गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार कर कहा कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव पत्थरबाजों का साथ दे रहे। ये रिपोर्ट देखिए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने संभल की घटना को बड़ी साजिश बताया है। अखिलेश का दावा है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए ये घटना कराई गई। वहां लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब सरकार की साजिश के तहत हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है। अखिलेश यादव ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, संभल में दंगा नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है।
वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अखिलेश यादव अभी तुष्टीकरण के लिए पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने भी संभल को लेकर कहा कि संभल का सच दुनिया को पता है। जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, वहां वहां अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़ा गया। देखिए, सच्चाई तो अमीर सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पे, तो उनने सबके धर्म स्थान नष्ट कर दिए। ईरान में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नष्ट कर दिया। संभल में अवैध कब्जा करने वालों में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। नगर पालिका की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मस्जिद प्रबंधन ने खुद हटा लिया। हमें किसी विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, न ही हमें किसी नगर पालिका द्वारा किसी पदाधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये हम अपनी स्वेच्छानुसार जो नाले के ऊपर 3 फीट का हिस्सा रखा है उनको हटा रहे हैं। बगैर किसी नोटिस के मस्जिद प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाया। मामला चंदौसी की सुनहरी मस्जिद के पास का है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने संभल हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान संभल सदर कोतवाली के सीओ पर फायरिंग का आरोप है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में अब तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दंतेवाड़ा में सीएम साय ने कहा कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा और बस्तर जल्द ही पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। सीएम साय ने शहीद जवानों के परिवारों को सांत्वना दी। परिजनों की आंखों में आंसू, भावुक सीएम और उनके मन में इस कायराना हरकत के लिए गुस्सा। और इस गुस्से के साथ बीजापुर नक्सली हमले के शहीदों को अंतिम विदाई। तस्वीरें हर किसी की आंखों में आंसू भी लाती हैं और सीना गर्व से भी चौड़ा होता है कि आज इन्हीं जवानों की बदौलत देश प्रदेश में शांति है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद जवानों की अर्थी को कंधा दिया। इससे पहले जैसे ही शहीदों का पार्थिव शरीर दंतेवाड़ा पहुंचा, उनके लिए नारे बुलंद हो गए। कि शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी पहला कंधा देकर जो जवानों को विदाई दी गई। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाए जवान की पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है। नक्सलियों के कायराना हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस हमले में किसी ने अपने पति को खोया है, तो किसी ने अपना बेटा, तो वहीं किसी ने अपना पिता खो दिया। सीएम ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा है कि इन जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे।
सीएम ने कह दिया है कि बस्तर जल्द ही नक्सल मुक्त होगा। उधर घटना को सुरक्षा बलों ने गंभीरता से लिया है और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज करने की ठान ली है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सुरक्षा भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में किसी तरह की चूक न हो, इस लिहाज से आला अधिकारी नजर रखेंगे। बम निरोधक दस्ते को और मजबूत किया जाएगा। समय समय पर आला अधिकारी एंटी नक्सल अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश जारी होने के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चीन में फैले कोरोना जैसे HMPV की भारत में दस्तक हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं, जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे संक्रमित पाए गए। तो वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक नहीं होने की अपील की है। देखिए आखिर क्या है ये वायरस, क्या है इसके लक्षण और कैसा होता है ये संक्रमण। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम रखे गए थे वो आज भी रखना। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।